सुनो, एक औरत थी जिसने 2 नोबेल प्राइज जीते, 2 बिल्कुल अलग फील्ड्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। आज तक कोई दूसरा इंसान, कोई भी ये कारनामा नहीं कर पाया। मगर उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, जहां यूनिवर्सिटी के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद थे, जहां एक लड़की का ख्वाब देखना भी, सिर्फ ख्वाब देखना भी गुनाह समझा जाता था। ये है मारिया स्क्लोडोव्स्का की कहानी, जिसे आज पूरी दुनिया मरी क्यूरी के नाम से जानती और मानती है। वॉर्सो, पोलैंड, 1867। एक स्कूल टीचर के छोटे से घर में एक लड़की पैदा हुई, मारिया। बाप था व्लाडिस्लॉ, एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी। माँ थी ब्रोनिस्लोवा, जो खुद एक स्कूल चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। घर में इल्म की गहरी कदर थी, बुक्स थीं, बातें थीं, सवाल थे। मगर बाहर रशिया का सख्त कब्जा था पूरे पोलैंड पर, और रशिया ने हुक्म दिया था पोलिश में पढ़ाना मना है, पोलिश हिस्ट्री पढ़ाना मना है, पोलिश आइडेंटिटी रखना मना है, सिर्फ रशियन तरीका, सिर्फ रशियन हुक्म। मारिया छोटी थी, मगर अंदर से एक ऐसी आग थी जो ठंड में भी नहीं बुझती। वो छुपे छुपे पोलिश में बढ़ती, छुपे छुपे अपनी हिस्ट्री सीखती। जब रशियन इंस्पेक्टर का दरवाज़ा खटखटाता, सब कुछ अंग्रेजी में हो जाता। जब इंस्पेक्टर चला जाता, वापस पोलिश शुरू। ये था पहला सबक जो मारिया ने जिंदगी में सीखा। जब दुनिया रोक दे तो रास्ता खुद निकालते हैं। माँ जल्दी मर गई। मारिया सिर्फ 9 साल की छोटी बच्ची थी जब माँ चली गई। बाप की अच्छी नौकरी चली गई, रशियंस ने निकाला। घर में पैसा बिल्कुल नहीं रहा, मगर मारिया की आंखों में वो आग थी जो कोई नहीं बुझा सकता था। वॉर्सो में एक खास स्कूल था, फ्लाइंग यूनिवर्सिटी। फ्लाइंग इसलिए कि वो स्कूल एक जगह नहीं था, कभी किसी घर में, कभी किसी दुकान के पीछे, कभी किसी बेसमेंट में, क्योंकि औरतों को ऑफिशियली यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं किया जाता था, तो ये औरतें खुद यूनिवर्सिटी लाती थीं। मारिया वहाँ जाती, फिजिक्स पढ़ती, केमिस्ट्री पढ़ती, अंधेरों में, छुपे छुपे, दिल में डर, मगर रुकती कभी नहीं थी। एक दिन उसकी बहन ब्रोनिया ने कहा, पेरिस में सोरबॉन है, औरतों को भी दाखिला मिलता है, पहले मैं जाती हूँ, तुम पैसा भेजती रहो, फिर मैं डॉक्टर बनके तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। ये था 2 बहनों का एक अजीब मगर सच्चा प्लान। पेरिस, 1891। मारिया की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। वो उतरी, 23 साल की, पतली, आंखों में एक अजीब और गहरी चमक, हाथ में एक छोटा सा पुराना बैग जिसमें सिर्फ जरूरत की चीजें थी। पेरिस की ठंड हवा ने उसका दामन छू लिया। एक वेलकम था, एक नया रिश्ता था। वो पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में बिल्कुल आज़ाद थी। कोई रशियन इंस्पेक्टर नहीं था बिल्कुल पीछे, कोई पाबंदी नहीं थी आगे बिल्कुल। सोरबॉन के दरवाजे खुले थे, उसके लिए भी, एक औरत के लिए भी। उसने अपना नाम लिखा दाखिले के कागज पर, मारिया नहीं, मरी, फ्रेंच अंदाज में। नई जगह, नया नाम, नई जिंदगी, नया इरादा। उसी एक दिन से वो मरी क्यूरी थी। मगर पेरिस में भी राहें आसान नहीं थीं। पैसा इतना कम था कि कभी-कभी 2-2 दिन खाना नहीं मिलता था। ठंड इतनी गहरी थी कि रात को छोटे कमरे में पानी बर्फ बन जाता था। मगर मरी, वो सुबह से लाइब्रेरी में होती थी, शाम तक लैब में, रात को इक्वेशंस में खोई होती थी, क्योंकि वो जानती थी ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार आया है, और इस एक मौके को किसी भी हाल में जाने नहीं देना। सुनो ये बात, एक औरत ने एक ऐसी चीज ढूंढी जो आंखों से नहीं दिखती, जो हाथ से नहीं छूती, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी, और उस चीज ने उसी औरत की जान ले ली। ये है रेडियो एक्टिविटी की कहानी, और ये है मैरी क्यूरी की कहानी। पेरिस, 1894। मैरी क्यूरी 26 साल की थी, सोरबॉन में फिजिक्स की टैलेंटेड स्टूडेंट। प्रोफेसर्स भी उसे हैरान नज़र से देखते थे। काम के लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत थी। किसी ने बताया, एक आदमी है, पियर क्यूरी, उसकी अपनी लैब है, जगह मिल सकती है। मैरी उससे मिलने गई, सीधी, बिना किसी झिझक के। पियर 35 साल का, लंबा, खामोश, गहरी सोचने वाली आंखों वाला, ने मैरी को देखा। एक पल के लिए कुछ रुका उसके अंदर। ये एक साइंटिस्ट की नज़र थी, जो दूसरे सच्चे साइंटिस्ट को पहली बार पहचान रहा था। मैरी ने काम मांगा, पियर ने खुशी से लैब दी। फिर दोनों साथ काम करने लगे, रोज सुबह से।
घंटों तक बिना रुके। एक दिन पियर ने कहा, मैरी, तुम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं हो, तुम कुछ और भी हो। मैरी ने सीधा पूछा, क्या? पियर ने थोड़ा रुक के कहा, तुम वो सवाल पूछती हो जो मैं खुद पूछना चाहता था, मगर पूछ नहीं पाता था। 1895 में दोनों ने शादी की। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये दो गहरे, तेज, बेकरार ज़हनों का मिलन था। और इस मिलन ने दुनिया को वो दरियाफ्त दी जिसने पूरी साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। 1896 ऑनरी बेकरेल ने कुछ अजीब देखा था। यूरेनियम से एक चीज़ निकल रही थी, एक मिस्टीरियस एनर्जी जो किसी को समझ नहीं आई। उसने नोट किया और आगे छोड़ दिया। मैरी ने ये सुना और मैरी ने नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। उसने गहरी नज़र से पूछा, ये एनर्जी कहाँ से आती है? सिर्फ यूरेनियम से या और भी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं? उसने एक छोटी सी जगह ली, एक ठंडा, सीला, टूट-फूट कमरा जो ठीक से लेबोरेटरी भी नहीं था। पियर साथ आया। दोनों ने काम शुरू किया, रोज़, घंटों, लंबे महीनों, सालों तक। मैरी ने एक एक एलिमेंट सिस्टमैटिकली चेक किया, एक एक कंपाउंड टेस्ट किया, और फिर 1898 में उसने दो नई चीज़ें ढूंढी। एक का नाम रखा पोलोनियम, अपने प्यारे पोलैंड के नाम पर, दूसरी का नाम रेडियम। वो रात जब उन्होंने पहली बार रेडियम की चमक अपनी आंखों से देखी, दोनों लैब में खड़े थे। बाहर रात थी, अंदर अंधेरा था, और उन छोटी छोटी शीशियों से एक नीली रोशन चमक आ रही थी, धीमी, मासूम, अजीब खूबसूरत। मैरी ने पियर का हाथ पकड़ा। दोनों बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि कुछ अल्फाज नहीं होते, कुछ लम्हे सिर्फ आंखों से महसूस किए जाते हैं। 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। मैरी क्यूरी, पहली औरत जिसने नोबेल प्राइज जीता। दुनिया हैरान, मगर नोबेल कमेटी ने पहले सिर्फ पियर का नाम भेजा था। पियर ने कमेटी को खत लिखा, मैरी के बिना ये काम नहीं होता, या दोनों का नाम या किसी का नहीं। कमेटी ने माना, दोनों का नाम आया। सेरेमनी में पेरिस के बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, तालियां थी, रोशनी थी, मगर मैरी के चेहरे पर एक अलग ही बात थी। वो सोच रही थी, वॉर्सो की वो ठंडी रात जब वो छुपे छुपे पोलिश में पढ़ती थी, वो फ्लाइंग यूनिवर्सिटी का अंधेरा कमरा, वो ट्रेन का सफ़र, वो पेरिस की पहली ठंडी रात। कितना लंबी राह थी, कितने गिरे, कितने उठे, और आज यहाँ खड़ी थी, दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर। एक औरत, सिर्फ एक औरत, पोलैंड से आई हुई, जिसे कभी पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी पूरी जिंदगी। सुनो, एक औरत थी जिसने दुनिया को रोशनी दी, मगर वो रोशनी, वो रेडियो एक्टिव रोशनी, धीरे धीरे उसी औरत को अंदर से खा रही थी। वो जानती थी, डॉक्टर्स ने बताया था, मगर वो रुकी नहीं, क्योंकि वो जानती थी काम बाकी है। यह है मैरी क्यूरी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा और सबसे बड़ा। पेरिस, अप्रैल 19, 1906। सुबह की बात थी। पियर क्यूरी सड़क पर जा रहा था अपनी लैब की तरफ, जैसे रोज जाता था। बारिश हो रही थी, कॉबलस्टोन गीला और फिसलना था। एक भारी गोडी जिस पर भारी माल था तेजी से आ गई। पियर नहीं बच पाया, वो वहीं मर गया, उसी सड़क पर, एक पल में, बिना किसी वार्निंग के, बिना एक बार भी मिलने के। मैरी को खबर मिली, वो लैब में थी। वो खड़ी रही, एक लम्हा, दो लम्हे, खामोश, सांस लेते हुए। फिर धीरे बाहर आई, घर गई, दरवाज़ा अंदर से बंद किया, और रात भर रोई, ऐसी टूटी हुई रात जिसकी कोई सुबह नहीं लगती। पियर, जो सिर्फ एक शौहर नहीं था, जो एक सच्चा हमनवा था, एक ऐसा इंसान था जो मैरी को बिना कुछ कहे ही समझ लेता था, जो हर रात लैब में साथ बैठा रहता था, वो एक पल में चला गया था। मैरी ने अपनी डायरी में लिखा, मैं क्या हूँ अब? सिर्फ एक आधी जिंदगी, जिसका दूसरा और बेहतर हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। मगर मैरी रुकी नहीं। अगला दिन आया, वो लैब वापस गई, काम शुरू किया, क्योंकि पियर यही चाहता था, वो दिल से जानती थी। 1911 दूसरा नोबेल प्राइज, इस बार केमिस्ट्री में। पहली इंसान, मर्द या औरत, जिसने दो अलग फील्ड्स में नोबेल जीता। मगर इस बार सेरेमनी में वो अकेली गई, पियर नहीं था साथ, और दुनिया भी इतनी मेहरबान नहीं थी। फ्रेंच न्यूज़पेपर्स ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई थी। मैरी क्यूरी एक पॉलिश औरत है, एक बाहरी,
इसको फ्रेंच एकेडमी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वोट हुआ एकेडमी में, सिर्फ एक वोट से हारी। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उसे मेंबर नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए कि वो औरत थी। नोबेल प्राइज आ गया, मगर अपने ही शहर में वो एक बाहरी थी। मगर मरी ने एक बार भी शिकायत नहीं की, काम किया, लिखती रही। और जब वर्ल्ड वॉर 1 आया, उसने मोबाइल एक्सरे मशीन्स बनाई, खुद चलाईं, खुद फ्रंट लाइन पर गईं, हजारों जख्मी सोल्जर्स की जान बचाई। वो मरी थी जो सिर्फ लैब में नहीं रह सकती थी। 1934 मरी 66 साल की थी। हाथ कांपते थे, आंखें धीमी हो गई थीं, बोन्स में गहरा दर्द था। रोज डॉक्टर्स ने बार बार बताया था, तुम्हारा खून खराब हो रहा है रेडिएशन की वजह से, काम बंद करो। मरी ने सुना, चुप रही, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पहले से जानती थी, सालों से जानती थी। वो जो रेडियम हाथ में उठाती थी रोज, वो जो रेडियो एक्टिव ट्यूब्स अपनी जेब में रखती थी, वो जो रात को चमकती नीली शीशियां देख के मुस्कुराती थी, वो सब धीरे धीरे उसके जिस्म को अंदर से खा रहा था। जुलाई 4, 1934 मरी क्यूरी चली गई, अप्लास्टिक अनीमिया से, रेडिएशन की वजह से। वो नोटबुक्स जो उसने छोड़ी हैं आज भी इतनी रेडियो एक्टिव है कि उन्हें लेड लाइंड बॉक्स में बंद रखना पड़ता है। जो भी उन्हें देखना चाहता है पहले एक खास फॉर्म भरना पड़ता है, एक सेफ्टी अग्रीमेंट करना पड़ता है। मरी क्यूरी जो 100 साल पहले मरी, आज भी इतनी जिंदा है कि उसकी चीज़ें छूना खतरनाक है। ये है उसकी सच्ची विरासत। कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। मरी क्यूरी उन्हीं लोगों में से एक थी।